Hello students, welcome back. Welcome to class 11th physics. Chapter name is vector. In the previous video we studied about types of vectors. Guys, if you haven't seen the previous video, first see that video and then come to this video. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए. हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बट 2-3 टाइप जो हैं वो बाकी रह गए थे, उसको हम इसमें फिनिश करेंगे. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद को प्लानर वेक्टर. देखो बच्चों, जैसे होता है ना को एजुकेशन, को एड, को का मतलब एक साथ, तो को प्लानर जो एक ही प्लानर, ये प्लानर का मतलब वो प्लेन नहीं है कि एक ही प्लेन में हो, मतलब सबके सब एक ही एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे हैं, ऐसा नहीं है. ये जो प्लेन है ये डिफरेंट बात कर रहे हैं. इस प्लेन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइज. जैसे कि देखो, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतलीय. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समतलीय. समतलीय, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तल की बात कर रहे हैं. जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है, ठीक है, बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है. देखो ये जो है ये इस बोर्ड में ऐसे है, इसका सिर और पैर दोनों इसी बोर्ड में है, इसका सिर और पैर भी इसी बोर्ड में है, ठीक है. और अगर मैं आपको थर्ड वन बोलूँ, इसका सिर और पैर जो है, हेड और टो जो है इसका, वो यहाँ एक ही इसमें है. सो दे ऑल आर इन को प्लानर. ये सभी इस समय को प्लानर है. लेकिन अगर इनमें से दो तो इस तरह से हैं इस बोर्ड में, लेकिन एक ने जरा सा सर उठाया, मतलब एक सडनली ये हो गया, तो अब ये को प्लानर नहीं है, क्योंकि देखो ये बोर्ड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है या बोर्ड से किसी एंगल, मतलब सिर और पैर दोनों इसी में होना चाहिए. सो दीज थ्री आर को प्लानर. समझ पा रहे हैं ना, को प्लानर एक ही प्लेन में का मतलब क्या है. अगर मैं आपके सामने कह दूं, मैंने कहा कि ये जो है ये को प्लानर है कि नहीं है, ये बिल्कुल को प्लानर है, क्योंकि एक ही प्लेन में है ना. मैं इनको एज इट इज़ टेबल पे रख सकता हूँ, तो टेबल पे रखूँगा तो कोई सा भी आपको उठा हुआ नज़र नहीं आएगा. ऐसा नहीं कि मैंने टेबल पे रखा तो एक आपको ऐसे नज़र आएगा, क्योंकि टेबल का सरफेस भी एक प्लेन है. उसमें आपने रखा, दो तो ऐसे पड़े हैं, तीसरा जो है वो टेबल से ऐसे है, तो ये सेम प्लेन नहीं है, इसको भी आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है. अगर ये जो दीवार है, इस दीवार पे तीनों को मैं ऐसे चिपका दूँ तो भी एक प्लेन है. तो आपको को प्लानर देखने के लिए देखना पड़ता है कि क्या एक फिक्स सरफेस पे इनको रख सकते हैं या नहीं. अरे आपकी मोबाइल स्क्रीन, हालांकि 3D में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी ये प्लेन है. अगर मैं ऐसे कर दूं ना, तो ये आपके स्क्रीन से बाहर तो इस वक्त नहीं आ रहा है, पर ये को प्लानर उस समय भी नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है. क्लियर हो गया इस बात को. देखो ये आपको अगर इसका डेफिनेशन लिखना है, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन. द वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर्स, ठीक है. एनी 3 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज को प्लानर. इधर यहाँ पे देखना, इसका मैं लिखूंगा एनी 3 पॉइंट्स. देखो 3 बोल दिया तो 2 और 1 के लिए तो लागू है ही है, उनके लिए तो वैलिड है. 3 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज को प्लानर. उसका मतलब क्या है? मतलब उसका ये है, आपने 3 पॉइंट मुझे बताया, आपने कहा कि सर, अभी इसको पॉइंट समझिए, पॉइंट है ना. आपने कहा कि सर ये टेबल है हमारे पास, ये इस तरह से एक टेबल की सरफेस है, और हमने 3 पॉइंट बनाए, 1 2 3, ठीक है. मैं कहूँगा ये को प्लानर है, एक ही प्लेन में है. आप बोलेंगे सर 4 क्यों नहीं है? इस बात को नोट करना बच्चों. 3 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज को प्लानर एंड 4 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी को प्लानर. 4 पॉइंट्स जो होंगे वो मे और मे नॉट बी को प्लानर. रीज़न बताता हूँ. देखो आपने कहा कि भाई एक पॉइंट जो है वो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो मैंने प्लेन ऐसे बोल दिया, ठीक है. फिर मैंने कहा कि भाई एक वेक्टर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे है ना, मैं क्या है, प्लेन शिफ्ट कर दूंगा. बात को समझना बच्चों. मैं कह दूं कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तीसरा ये है यहाँ पे बाहर. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि 2 पॉइंट तो ये हैं, तीसरा बाहर है, ये रहा. आप बोलेंगे सर नाउ इट इज़ नॉट को प्लानर. रीज़न, आप बोलेंगे सर ये तो बोर्ड के प्लेन पे. हाँ, बोर्ड के हिसाब से को प्लानर नहीं है, यू आर राइट. बोर्ड के हिसाब से नहीं. क्यों? क्योंकि बोर्ड का सरफेस ये है, 2 पॉइंट उस सरफेस पे है, एक सरफेस से बाहर है, तो ये को प्लानर तो नहीं है. लेकिन अगर मैं सपोज करो इन पॉइंट्स को यहीं रहने दो, इस बोर्ड को उठा के ऐसे कर दूं, इस बोर्ड को ऐसे पकड़ो एकदम बाहुबली की तरह, और बोर्ड को ऐसे घुमा दूं, तो आप इमेजिन करो कि ये दोनों पॉइंट और ये पॉइंट वापस, मान लीजिए मेरी हथेली है, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है. तो मैंने क्या किया कि 2 पॉइंट तो इसके ऊपर है, 1 और 2,
और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है यहाँ बाहर। मैं मेरी हथेली अगर ऐसे कर दूँ तो लाइक दिस, तो ऐसा करते ही वापस ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट मेरी हथेली पे आ गए, प्लेन पर आ गए कि नहीं आ गए, समझना। लेकिन 4 पॉइंट्स के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगा 1 2 3, लो चौथा ये। अब चौथा ये तो अब या तो इसको ऐसे तुम्हें बनाओगे तो ये दोनों प्लेन में नहीं होंगे, समझ रहे हो। एक सरफेस इसको इमेजिन आपको करना पड़ेगा। देखो कोई भी 3 पॉइंट है वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, 3 से कम भी हमेशा होंगे, 4 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आपने कहा कि सर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, 1 2 3। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेन ऐसा लाया, यूं इस तरह से एक टेबल का सरफेस बना दिया, तो ये तीनों पॉइंट उस टेबल की सरफेस पे आ गए। इमेजिन कर पा रहे हो ना। लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो हो भी सकता है कोप्लेनर, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट कैसे, मैं आपको कह दूं कि भाई मैंने कहा कि कोई भी पॉइंट्स आप ले लीजिए। आप देखिए, अब आप इमेजिनेशन वाली बात है, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ना, वेक्टर्स की बात नहीं। तो कोप्लेनर जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका प्लेन कैसा है, कौन से प्लेन के हिसाब से। हाँ, बोर्ड के हिसाब से आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो प्लेन में है क्या, मैं कहूँगा नहीं, बोर्ड के प्लेन में नहीं है। लेकिन अगर प्लेन चेंज करूँ तो हो सकता है वो प्लेन में आ जाए, ठीक है। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। तो मैं बोर्ड ऐसे बनाऊंगा जानबूझ के, इस तरह का सरफेस, यानी कि इस तरह का एक सरफेस बनाऊंगा 2D, जो आप उसमें कोप्लेनर कह सकते हो। बच्चों थोड़ा इमेजिन करने का है, आप अगर इसको ठीक से नहीं समझ पाए हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक कंडीशन मैं आपके सामने बता रहा हूँ, है ना, कंडीशन आपके सामने बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी आप याद कर लेना। बट जब मैं आपको वेक्टर्स एंड कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि वाई वी रोट दिस सेंटेंस। कोप्लेनर की कंडीशन होती है ना, कंडीशन, कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है 3 वेक्टर्स ABC, राइट डाउन इन योर कॉपी, 3 वेक्टर्स ABC will be coplanar if and only if A cross B dot C is equal to 0। ये बहुत अच्छी कंडीशन है बच्चों, बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 3 वेक्टर्स ABC will be coplanar if and only if A cross B dot C is equal to 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं B क्रॉस C डॉट A इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट और एक के साथ में आएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख दो यार, C क्रॉस A क्रॉस C डॉट B इज इक्वल टू 0। किसी के साथ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक के लास्ट में समझ में आ जाएगा, अभी आप इसको लिख लो, कोप्लेनर कंडीशन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बच्चों, कोप्लेनर में ऐसे घबराना नहीं है। कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में आप एक टेबल लेके घूम रहे हो, ऐसे टेबल की सरफेस, है ना, या आपने हाथ में ना ऐसे हाथ में एक पर्दा लिया हुआ है, जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा ले रखा है हाथ में, ठीक है। आपको उस कपड़े पे तीनों पॉइंट्स को लाके चिपकाना है तो कोप्लेनर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी 3 पॉइंट रख दूँ कहीं पे भी, आप कपड़े से उन तीनों को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अगर कह दूं कि भाई ये मतलब समझ रहे हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो ये इस वाले प्लेन में है, इस वाली प्लेट में रख सकता हूँ। लेकिन 4 को जरूरी नहीं है कि रख पाएँ, 4 को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। चलो डिस्कशन करते रहेंगे इसमें। यूनिट वेक्टर्स, तो पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। भाई यूनिट का मतलब होता है ये एक, है ना। यूनिट मीन्स, अभी मैं वायर से थोड़ा उलझ जाता हूँ, तो यूनिट का जो मतलब होता है वो होता है 1। द वैक्टर विद 1 मैग्नीट्यूड इज यूनिट वैक्टर, ठीक है, नोट कर लेना। यूनिट वैक्टर इज द वैक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मतलब 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखो बच्चों, ये है डायरेक्शन देता है, ये वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को कॉक, क्या बोलते हैं इसको अपने को, कौवे का जो होता है ना पैर, काकपद कहा जाता है ना, कैप समथिंग इसको बोलते हैं। तो ये कैप का मतलब देखिए कैसा है। मैंने कहा कि भैया फोर्स जो है वो वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे वेक्टर है भाई, क्योंकि डायरेक्शन चाहिए होती है। फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में लगाओ तो रिजल्ट बदल जाता है।
कोई मुझे इधर धक्का मारेगा फिर इधर धक्का मारेगा और दोनों बराबर हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर है। लेकिन किसी ने इधर से 4 एम्पियर करंट लगा दिया, इधर से 4 एम्पियर लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि 0 कर लेगा ना, 4 + 4 विल बी 8, क्योंकि करंट स्केलर है ना। तो फोर्स एक वेक्टर है और एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ डायरेक्शन। ठीक है, किसी वेक्टर को बताने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो बार बार मैं डायरेक्शन तो नहीं लिखूंगा ना, है ना। मैं कहूँ फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन, अबे डायरेक्शन तो कई तरह की हो सकती है ना भाई, कौन से जा रहा है, एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है, जेड जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से दी जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लोग बोलेंगे फिर ये एफ कैप क्या है। मैं कहूँगा यार यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना। दिक्कत पता है क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन। तो अगर कोई कह दे कि सिर्फ डायरेक्शन बताए, मैग्नीट्यूड न बताए, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि 0 मैग्नीट्यूड, क्योंकि 0 × एनीथिंग बिकम्स 0। तो मैं बोलूँगा 1 मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो 1 × f तो f ही हो जाएगा। तभी तो नाम यूनिट वेक्टर पड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए लाते हैं। देखो यहाँ से इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो दिस कैप इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर। सो एफ कैप इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को नीचे ले जाओ तो एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ये जो 2 डंडे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, यानी कि माइनस प्लस डायरेक्शन कुछ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। -5 को सिर्फ 5 लिखेगा, 5 ईस्ट को भी सिर्फ 5 लिखेगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, अब समझ आए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे लोग बुक्स में ये भी पढ़ते हैं कि हाँ यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज़ नथिंग बट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। ए यूनिट वेक्टर होगा तो ए वेक्टर अपॉन, देखो वेक्टर सिर्फ तीर का निशान, यूनिट वेक्टर कैप मैग्नीट्यूड, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझो बच्चों की यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए लाते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। अब डायरेक्शन कैसे कैसे बताई जा सकती है बच्चों, देखो डायरेक्शन ऐसे बताई जा सकती हैं। यहाँ अगर आपको एक्स जो है, एक्स की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं आई कैप। वाई की जो डायरेक्शन में होता है उसका नाम होता है जे कैप, और जो जेड की डायरेक्शन होता है उसका नाम होता है के कैप। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये है हमारे पास एक्स, इसमें डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर आई कैप होता है जो एक्स साइड में होता है। वाई की तरफ लिया जाता है जे कैप, और जेड की तरफ, जेड जो है ना वो बाहर है यूं, लेकिन बोर्ड पे बाहर बना नहीं सकते इसलिए ऐसे जेड बनाया जाता है। इसको हम लिखते हैं, इसको मैं कुछ अलग कर देता हूँ, है ना। ये जो है इसमें लिखा जाता है के कैप। तो एक्स कैप को लिखा जाएगा आई, वाई को लिखा जाएगा जे, और जेड को लिखा जाएगा के। समझ पा रहे हो ना, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। ये के जो है ये बाहर है ऐसे, तो इसको हम सीधा बना नहीं सकते, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम आई डन विद द यूनिट वैक्टर्स। बिल्कुल निश्चिंत रहना, कोई घबराने की बात नहीं है इसके अंदर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, डायरेक्शन। अब अगर मैं कहूँ 5 मीटर ईस्ट, समझना 5 मीटर ईस्ट, मैं लिखूँगा 5 मीटर ईस्ट। अब यार ईस्ट को अब मैं किसी भी तरफ ले रहा हूँ, मान लो आई है, मान लो कि मैं इधर ईस्ट है और मैं आई कैप ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 5 मीटर आई कैप। चलो हो गया, या 5 आई कैप मीटर, आ गया आंसर। मान लो ईस्ट है वाई के डायरेक्शन में। आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर आई के जस्ट पीछे है तो क्या है, अरे आई के जस्ट पीछे तो माइनस आई है। मान लो ये ईस्ट नहीं है, ये ईस्ट है, इसको मैं आई कह रहा हूँ तो मैं इस बार माइनस आई बोल दूंगा। सामने जे बोल रहा हूँ तो इसको माइनस जे बोल दूंगा, ऊपर के बोल रहा हूँ तो इसको मैं माइनस के बोल दूंगा, अपोजिट को। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब हम बात करते हैं नल वेक्टर्स की। नल का मतलब ये तो बहुत आसान है यार, नल मतलब पानी वाला नल नहीं, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर, हम नल वेक्टर उसको कहते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड करता है। द वेक्टर्स हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग
पॉइंट्स कॉन्साइड, ठीक है। मतलब कि नल मतलब जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो मतलब कि सिर्फ पॉइंट। अरे मैग्नीट्यूड बोले तो लंबाई, लेंथ। जीरो का मतलब जिसका सिर और पैर एक ही साथ हो, एक ही जगह पे हो, न वो इधर है न इधर है, न इधर है न इधर है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन किसी भी तरफ नहीं है, तो नल वेक्टर है जीरो वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड करता है, या आप इसको बोल सकते हो जिसका इट इज़ अ पॉइंट वेक्टर, जस्ट पॉइंट, ठीक है ना, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। तो ये जस्ट इसका बेसिक सा पॉइंट है ना। नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने जाएंगे एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। नेक्स्ट वाले में हम लोग वेक्टर्स के बीच के एंगल देखेंगे और भी कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, विदा लेते हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।